मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो बीए सेकंड सेमेस्टर का जो बीएससी का पेपर होने वाला है, वैल्यू एडेड कोर्स डिजिटल एनहेंसमेंट का, तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आपके यूनिट फर्स्ट के, यूनिट सेकंड के, यूनिट थर्ड के, यूनिट फोर के, चारों यूनिट के मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। तो इन सब क्वेश्चन में यही है कि आपका सारा का सारा संपूर्ण रिविजन होने वाला है इस पीडीएफ के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा। तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर से शेयर कर देना अपने दोस्तों को। तो और बाकी के वीडियोज अगर आप देखना चाहते हो डिजिटल इन्हेंसमेंट से संबंधित, उनका जो लिंक है, वो प्लेलिस्ट का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको जरूर से आप वहाँ से जाकर अन्य वीडियो भी देख सकते हो। यूनिट फर्स्ट की बात करें तो जो पहला पर्सन है वो क्या है, व्हाट इज डिजिटल इंक्लूजन, डिजिटल समावेश क्या होता है। तो डिजिटल समावेश क्या होता है, कोई भी चीज़ का इंक्लूजन क्या होता है, तो सभी व्यक्ति तक किसी भी चीज़ की पहुंच बन जाए, उसी को क्या कहा जाता है, डिजिटल इंक्लूजन बोला जाता है। समझ में आ गया। तो जैसे कि देखो, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। आपको पता है नहीं पता, लेकिन आपके मम्मी पापा को पूछना, जब 2000 से लेकर 2005, 7 या 10 तक कैसा समय था, लोगों के पास कौन से लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, और वो भी कैसा, गांव में सिर्फ एक फ़ोन हुआ करता था। उसके बाद में कौन से कीपैड वाले मोबाइल आने शुरू हुए, फिर कौन से फ़ोन हुए, फिर अपने ये जो टच वाले फ़ोन, सेमी टच वाले, जिसमें टच और कीबोर्ड भी होता था। और उसके बाद में क्या, जियो आया और इंटरनेट सभी तक उपलब्ध होने लग गया। तो पहले के समय था, इंटरनेट था, वो क्या था, कुछ लोगों तक ही सीमित होता था, कितना महंगा रिचार्ज होता था, उसका टॉपअप बहुत ज़्यादा महंगा देखने को मिलता था आपको। वहीं अगर अपन आज की बात करें, आज के लिए क्या है, सबके पास इंटरनेट है, उसकी उपलब्धता देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी अगर आप जाओ तो पहाड़ी क्षेत्र होता है कहाँ पर, या बहुत दूर दराज के गांव हैं, वहाँ पर आज भी इंटरनेट की सुविधाएं बहुत कम होती हैं। तो यही है कि कोई भी डिजिटली समावेशन का अर्थ यही होता है, सभी तकनीकों का, तकनीक सुलभ बनाना, सभी तक क्या हो, सारी तकनीकें वो पहुंच जाएं, सभी लोग उसका लाभ उठा सकें। उसी से क्या होता है, डिजिटल इंक्लूजन का नाम से जाना जाता है। देखो, आपको लगता होगा कि सभी तक तकनीक पहुंचने का फ़ायदा क्या होता है, बहुत फ़ायदे होते हैं। अब आप देख लो, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होता, अगर तकनीक नहीं होती, तो आप क्या ये वीडियो देख रहे होते, क्लास देख रहे होते, नहीं देख रहे होते। तो एक बच्चा है जिसके पास जो एक क्लास देखकर पढ़कर जाएगा, और एक बच्चा जो नहीं पढ़कर जाएगा, दोनों में बहुत अंतर होगा, उसके अंतर में। समझ में आ गया। तो यूट्यूब पे देख के आते तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं उसको, किताब से पढ़ने के बजाय। तो यही फ़र्क होता है, तकनीक का बहुत ज़्यादा इंसान के जीवन में फ़र्क होता है। निम्नलिखित में से कौन डिजिटल सशक्तिकरण के लिए बड़ी चुनौती है। तो डिजिटली सशक्तिकरण होने के लिए आपको कम से कम डिजिटली फ़ोन चलाना आना चाहिए, डिजिटली चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी होता है। तो इसका क्या होगा, लेक ऑफ डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल साक्षरता की कमी होना एक डिजिटली सशक्तिकरण का सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। भाई, कोई किसी इंसान को ज्ञान ही नहीं होगा तो आप उसको सशक्त कैसे बना पाओगे उस चीज़ पर। तो सबसे पहले शिक्षा होनी जरूरी है। 3 नंबर प्रश्न में, व्हाट इज द प्राइमरी नीड फॉर डिजिटल इंक्लूजन इन इंडिया। तो भारत में डिजिटल समावेश के प्राथमिक आवश्यकता क्या होती है। तो आपको पता है भाई, कोई भी देश हो गया या भारत में भी डिजिटली समावेशन मतलब सभी लोगों तक तकनीक पहुंच पाए। तो इसको क्यों करना चाहिए, हमारे देश में क्यों लागू करना चाहिए, ताकि डिजिटली खाई को कम किया जा सके। मतलब भाई, एक गांव का बच्चा है जिसके पास सारी तकनीक है, उन सब का पढ़ के अगर आपको कोई एग्जाम देना है, समझ लो आप एसएससी की तैयारी करते हो, एक बच्चा है जो ऑनलाइन तरीके से टीचर से पढ़ाई करता है और अपने समय को बचा रहा है, दूसरा बच्चा सिर्फ किताबों के माध्यम से पढ़ रहा है। तो आप बताओ कौन सा बच्चे के सिलेक्शन रेशियो ज़्यादा है। अगर दोनों समान स्तर की पढ़ाई करते हैं, दोनों को समान स्तर का दिमाग है, सब कुछ समान है मतलब, तो कौन सा बच्चा लेगा, जो तकनीकी रूप से ज़्यादा पढ़ रहा हो। समझ में आ गया, क्योंकि भाई चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं इन सब चीज़ों के माध्यम से। दूसरी बात है, आज के समय तकनीक के माध्यम से पैसा कमाने के भी कितने माध्यम आ गए हैं। तो जो इंसान तकनीक का उपयोग करके पैसे वगैरह भी कमा सकता है, तो जो नहीं कमाएगा, जिसको तकनीक का नॉलेज नहीं होगा, आज जिसको कंप्यूटर नहीं चलाना आ सकता, क्या आज के समय उसका काम चल सकता है, नहीं चल सकता। तो यही है, सामाजिक समावेशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो समाज में जो तकनीकी की जो खाई है उसको कम किया जा सके, असमानता को कम किया जा सकते। ये भी प्रश्न उसका सॉल्यूशन हो सकता है। विच ग्रुप बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम डिजिटल एम्पावरमेंट। तो डिजिटली सशक्तिकरण से सबसे अधिक लाभ किसे होता है। तो
लोगों को डिजिटली सशक्तिकरण कर रहे हो, एम्पावर कर रहे हो, तो इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किनका होगा? ग्रामीण और वंचित समुदाय के लोगों का। तो जो लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं या जो वंचित लोग हैं, उनका इसमें सबसे ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। रूरल एंड अनडिजर्व्ड कम्युनिटीज़ होती हैं, ग्रामीण और वंचित समुदाय होता है, उसको सबसे ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। क्यों? सरकार के साथ द्वारा डिजिटली सशक्तिकरण का प्रोग्राम चलाया जाएगा। तो भाई शहर के लोगों के पास तो तकनीक पहले पहुंच चुकी है, गांव के लोगों के पास अभी भी नहीं पहुंची होती है। आप ऐसे मत करना सर हमारे गांव में तो सारी तकनीक आ रही। अरे तो आपका गांव ही थोड़ी इस दुनिया में, ऐसे भी गांव है जहां तक आज तक पानी नहीं पहुंचा है। जैसलमेर के गांव में चाहिए, आप समझ में आ गए आप। ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पर आज तक पानी भी नहीं है, सड़क भी नहीं है, तो वहां पर इंटरनेट की सोचना भी बहुत दूर की बात है। दंतीवाड़ा के छत्तीसगढ़ के जंगल हो गए, वहाँ पर नहीं पहुँच पाई अभी तक सारी सुविधाएं। समझ गया? तो यही है, इसमें अगर सरकार कोई कार्यक्रम चलाती है तो उनसे सबसे ज़्यादा फायदा उन्हीं लोगों को होगा, ग्रामीणों का और वंचित समुदाय को, जिनके पास तकनीक नहीं पहुँची है। समझ में आ गया आपको इन सब चीज़ों के बारे में? वन की ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन का एक प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो डिजिटल इंडिया मिशन है भाई, सरकार के द्वारा डिजिटलाइजेशन का ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। तो इसको फायदा क्या होगा? पेपरलेस गवर्नेंस का मतलब सरकार है वो क्या करेगी? बिना पेपर के हर चीज़ काम करवाने का प्रयास करेगी। तो गवर्नमेंट आपकी इंडिया राजस्थान की गवर्नमेंट है, इसने SSO ID खोल रखी है जिसमें आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज़ है उसको ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर करवा सकते हो। तो इसका क्या फ़ायदा होता है भाई? वो पोर्टल पे चीज़ें हो रही हैं तो अब क्या हो गई, कागज़ कार्रवाई थोड़ी कम हो गई, सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लग गई। तो इसीलिए क्या होगा, पेपरलेस का अर्थ क्या होगा? पेपर का कम से कम प्रयोग कराने का प्रयास किया जाता है सरकार का इसके द्वारा। 6 नंबर प्रश्न की बात करूं, विच इज़ नॉट ए बैरियर ऑफ डिजिटल इंक्लूजन। तो इनमें से डिजिटल समावेशन का क्या बाधा नहीं है? कम इंटरनेट पहुंच नहीं है, डेटा की ऊंची कीमतें। तो अगर इंटरनेट अगर लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा तो इससे क्या क्या होगा? डिजिटल समावेशन में बाधा ही होगी, नेगेटिव बताना ना। ऊंची कीमतें, तो डाटा की ऊंची कीमतें, क्या सभी लोगों तक इंटरनेट पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। ऑनलाइन पोर्टल की उपलब्धता, हाँ बिल्कुल, अगर लोगों के पास ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध होंगे तो क्या करें, घर बैठे सारे काम करने लग जाएंगे। सामाजिक इंक्लूजन है वो, सामाजिक समावेशन इससे बढ़ता है। 7 नंबर प्रश्न की बात करूं, डिजिटल इंक्लूजेशन इंश्योर्स। डिजिटल समावेशन किस चीज़ को सुनिश्चित करता है? किसका करता है? डिजिटली उपकरण की समान पहुंच को, मतलब सभी लोगों के पास बराबर रूप से डिजिटली उपकरण है वो पहुंच पाए, उसी को क्या कहता है? डिजिटली इंक्लूजेशन के नाम से जाना जाता है। सामाजिक उपकरणों की सभी लोगों तक पहुंच बन पाए। 8 नंबर प्रश्न है, डिजिटली सशक्तिकरण का क्या उद्देश्य होता है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ डिजिटल एम्पावरमेंट इज। तो क्या होता है? मेक सिटीजन सेल्फ रिलायंट यूजिंग द डिजिटल मीन्स। तो डिजिटली एम्पावरमेंट का क्या होता है कि भाई सभी लोगों को, सभी नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाया जाए तकनीक का उपयोग करने में। जैसे आपके घर में आपके दादा है, आपकी दादी है, आपके हो सकते हैं काफ़ी के माता पिता भी कम इंटरनेट वगैरह चलाते होंगे। तो अगर उनको इंटरनेट चलाना सिखा दिया तो उसको क्या होगा भाई, वो लोग हैं आप खुद ही फ़ोन मिला ली। समझ में आ गया? अगर उन्हें किसी चीज़ को जरूरत पड़ गई, आप घर पे नहीं हो और रुपए की जरूरत पड़ गई, कैश पेमेंट नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। समझ में आ गया? आपको खुद अपने स्तर पे काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? डिजिटल माध्यम से नागरिकों को क्या करें? आत्मनिर्भर। अब आपके माता पिता क्या होगे? आप पर निर्भर नहीं होगे, वरना क्या कहते हैं, हाँ भाई बेटा मेरे फ़ोन मिला के दे। किसी को फ़ोन मिलाते यही तो कहेंगे। तो अब क्या हो गए, वो खुद मिला लेते हैं, तो क्या हो गए? आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो यही चीज़ है, अगर आप डिजिटली एम्पावर करते हो तो इससे क्या होता है, लोग नागरिक वो आत्मनिर्भर बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट द डिजिटल एम्पावरमेंट। तो निम्नलिखित में से कौन डिजिटली सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की सरकारी पहल है? तो कौन सी है? डिजिटल इंडिया है वो भारत में सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की सरकारी पहल है। अब डिजिटल इंडिया कैंपेन है वो कब लागू हुआ, आपको इस बारे में बताना है। तो उसका सही आंसर क्या होगा? डिजिटल इंडिया कैंपेन है वो डिजिटली सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की सरकारी पहल है एक तरीके की। 10 नंबर प्रश्न की बात करूं, डिजिटल लिटरेसी मीन्स। डिजिटली साक्षरता का क्या अर्थ होता है? एबिलिटी टू यूज द डिजिटल टूल्स। तो डिजिटली उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? डिजिटली साक्षरता कहा जाता है। भाई जिस तरीके से अगर आपको अक्षर ज्ञान है, पढ़ाई के बारे में ज्ञान है, तो आप क्या हो? साक्षर हो जाते हो।
वैसे ही डिजिटली आप तकनीक है, आपको चलाना आता, फ़ोन चलाना आता है, लैपटॉप चलाना आता है, एआई का यूज़ करना आ जाता है, तो आप क्या हो गए, डिजिटली साक्षरता आपके पास आ गई। तो आप क्या कर सकते हो, उन सब उपकरणों को अच्छे से यूज़ करना जानते हो। तो यही आता है कि डिजिटली साक्षरता का अर्थ ये होता है कि डिजिटली सारे उपकरणों को आप अच्छे से यूज़ करना जानते हो। व्हाट इज़ डिजी लॉकर यूज्ड फॉर, तो डिजी लॉकर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो डिजी लॉकर का उपयोग किया जाता है डिजिटली दस्तावेज़ों को संग्रहित करने के लिए। तो डिजिटली आपके पास जितने भी दस्तावेज होते हैं उनको स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डिजी लॉकर का प्रयोग में लिया जाता है। तो आपके पास जितने भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट हैं, आपके बीसी की आईडी बनी हुई है, वो कहाँ पर है, डिजी लॉकर पे बनी हुई है। आप अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, आपका जो 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सब वहाँ पर डाल सकते हो। और कोई भी सरकारी अधिकारी अगर उसको देखता है तो उसको क्या होगा, उसको मान्य करना होगा उस चीज़ के बारे में। ये नियम बनाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर द स्टोरिंग सर्टिफिकेट, तो क्लाउड बेस्ड क्या होता है, जहां पर आपको देखा होगा आप अपनी फोटो, जैसे गूगल ड्राइव है, वहाँ पर अपनी फोटो डाल सकते हो, पीडीएफ वगैरह डाल सकते हो। तो जहां पर अपने दस्तावेज हो गए, अपनी फोटो वगैरह आप स्टोर करके रखते हो, उसी को क्या कहा जाता है, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म कहा जाता है। समझ में आ गया। तो कौन सा ऐसा क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने सर्टिफिकेट वगैरह डाल सकते हो, तो कौन सा होता है इसमें, डिजी लॉकर वो प्लेटफॉर्म है। 13 नंबर प्रश्न है, ई हॉस्पिटल सर्विस इज यूज फॉर, तो ई हॉस्पिटल सर्विस किसके लिए उपयोग में की जाती है, तो ई हॉस्पिटल सर्विसेज यूज की जाती हैं बुकिंग डॉक्टर अपॉइंटमेंट। तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट यूज करने के लिए आप किसका यूज करोगे, ई अपॉइंटमेंट्स का यूज करोगे। भाई आपने कोई डॉक्टर बुक करना है तो आपने क्या कर लिया, ऑनलाइन तरीके से अपॉइंटमेंट ले लिया फ़ोन पर ही, या फिर कोई मेल वगैरह या कोई गूगल फॉर्म वगैरह भरवा लेते होंगे, वो पेमेंट कर दिया तो आपको ऑनलाइन पेमेंट अपॉइंटमेंट मिल गया। तो इसी को क्या कहा जाता है, ई हॉस्पिटल सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। क्या तो प्रश्न ऐसे आ सकता है या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि आपने ऑनलाइन ही डॉक्टर से क्या कर ली, कंसल्ट कर ली अपनी हेल्थ के बारे में, वो भी ई हॉस्पिटल सर्विसेज में आ जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, ई पाठशाला इज ए प्लेटफॉर्म रिलेटेड टू, ई पाठशाला किससे संबंधित एक मंच है, तो ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित है। तो ई पाठशाला जो प्लेटफॉर्म होता है, इस पे सभी यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेज, सभी बोर्ड हैं, वो अपनी किताबें, अपना कोर्स है वो अपलोड करके रखते हैं। आप फ्री में जाकर वहाँ पर क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ये भारत सरकार की पहल के द्वारा एक पोर्टल चालू किया गया है, ई पाठशाला पोर्टल। 15 नंबर प्रश्न है, विच इनिशिएटिव इज यूज टू द डिजिटल पेमेंट इन इंडिया, तो भारत में कौन सी पहल डिजिटली भुगतान से जुड़ी हुई है, तो कौन सी पहल जुड़ी है, भीम ऐप है, वो कौन सी किससे जुड़ी हुई है, डिजिटल पेमेंट करने से जुड़ी हुई एक पहल होती है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, भीम ऐप के नाम से जाना जाता है। तो यूपीआई वगैरह का ट्रांजैक्शन करने के लिए, नेट बैंकिंग का यूज करने के लिए आप कौन से ऐप का यूज करते हो, भीम ऐप का यूज करते हो। 16 नंबर प्रश्न है, भीम स्टैंड्स फॉर, तो भीम का संपूर्ण नाम क्या होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो इसका सही नाम क्या होता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी के नाम से जाना जाता है भीम को। अच्छे से याद कर लेना, भारत इंटरफेस फॉर मनी के नाम से जाना जाता है। 17 नंबर प्रश्न है, स्वयं पोर्टल इज एम टू प्रोवाइड, तो स्वयं पोर्टल किसके लिए बनाया गया है, स्वयं पोर्टल बनाया गया है ऑनलाइन कोर्सेज फॉर स्टूडेंट। तो छात्रों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम वगैरह पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्वयं पोर्टल है उसको चालू किया गया है, ताकि बच्चे हैं वो उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर पढ़ाई कर सके अपना। अगले वाला है, ई क्रांति इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू, तो ई क्रांति पहल किससे संबंधित है, ई क्रांति पहल संबंधित है इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी फॉर सर्विसेज, सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक पूर्ति से संबंधित होती है आपकी ई क्रांति है वो। तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की आप पूर्ति वगैरह कर सकते हो, दूसरे लोगों तक दे सकते हो, उसको क्या कहा जाता है, ई क्रांति इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है। विच डिजिटल कैंपेन इज फोकस्ड ऑन हेल्थ सर्विसेज, कौन सा डिजिटल अभियान स्वास्थ्य सेवाओं पर केंद्रित होता है, तो कौन सा होता है, ई हेल्थ सिस्टम है वो डिजिटली सेवाओं को स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित होता है। तो आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन तरीके से अपनी हॉस्पिटल से संबंधित कोई भी सेवाओं को प्राप्त कर सकते हो, उसको क्या कहा जाता है, ई हेल्थ सिस्टम, ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। 20 नंबर प्रश्न है, डिजिटल सिग्नेचर इज यूज फॉर, तो डिजिटल हस्ताक्षर किसके लिए उपयोग में किए जाते हैं,
ऑथोराइज द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, तो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए, ऑनलाइन दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए आप डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग में लेते हो। तो ये क्या होते हैं भाई, अगर आप कोई अधिकारी हो और आपने अगर कोई आदेश जारी किया तो आप पे डिजिटल सिग्नेचर कर रखें तो ये सर्टिफाइड हो जाता है कि भाई उसी अधिकारी के द्वारा ये मतलब दिया गया है, आदेश दिया गया है। 21 नंबर प्रश्न है आरटीआई पोर्टल इज यूज फॉर, तो आरटीआई पोर्टल किसके लिए उपयोगी होता है, किसके लिए होता है, आस्किंग फॉर गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन, तो सरकारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप कौन से पोर्टल का यूज करते हो, आरटीआई पोर्टल का आप यूज करते हो। तो इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए होगा, आस्किंग फॉर गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन। तो गवर्नमेंट से संबंधित जितने भी राइट टू इन्फॉर्मेशन भी बोला जाता है जिसमें आपको सरकारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। भैया आप ये पूछ सकते हो कि आपका सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के रेगुलर वालों के एग्जाम कब से होंगे, ये सब जानकारी वहाँ से पहुँच सकते हो। 22 नंबर प्रश्न, ई गवर्नेंस मीन्स, तो ई गवर्नेंस का अर्थ क्या होता है, गवर्नेंस थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी, तो डिजिटली तकनीक द्वारा शासन करना ही ई गवर्नेंस के तहत आता है। समझ में आ गया, जैसे कि गवर्नमेंट वो अलग अलग पोर्टल जारी करके रखती है, अलग अलग प्रकार के आदेश वो ऑनलाइन तरीके से बता रही है, तो उसमें क्या आएगा, आपको ई गवर्नेंस के अंतर्गत ही वो चीज़ आने वाली है। अगले वाला, SSO-ID इज यूज इन विच इंडियन स्टेट, तो SSO-ID भारत के किस राज्य में यूज की जाती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान के अंदर भारत में SSO-ID का उपयोग में किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, राजस्थान में। 24 नंबर प्रश्न है व्हाट इज द यूज ऑफ SSO-ID, तो SSO-ID का क्या उपयोग होता है, एसेसिंग गवर्नमेंट सर्विसेज इन राजस्थान, तो आप राजस्थान से संबंधित जितने भी सरकारी जो सर्विसेज हैं, सरकारी सेवाएं, उनका लाभ ले सकते हो SSO-ID के तहत। विच प्लेटफॉर्म प्रोवाइड द ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, MOCS मतलब क्या था, कौन सा पोर्टल MOCS प्रदान करता है, तो कौन सा करता है, स्वयं नाम का पोर्टल होता है, वो आपको ओपन ऑनलाइन कोर्सेज उसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो उसका अच्छे से याद कर लो, स्वयं पोर्टल के द्वारा। अब शुरू करते हैं अपन यूनिट नंबर सेकंड को। यूनिट नंबर फर्स्ट आपकी पूरी हो चुकी है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल, तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, देखो ईमेल की क्या होती है, स्पेलिंग EMAIL होती है, तो यहाँ पर कोई भी सबसे पहले ई जुड़ा हुआ लग जाए तो आप समझ लेना उसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से ईमेल को जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल सर्विसेज, तो निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सर्विस का उदाहरण होती है, तो जीमेल है, वो किसका उदाहरण है, एक ईमेल सर्विस का उदाहरण होती है जिसके थ्रू आप क्या लोगों को ईमेल वगैरह, सूचना वगैरह ट्रांसफर कर सकते हो। ब्लॉग्स आर यूज टू, तो ब्लॉग्स किसके लिए यूज किए जाते हैं, कोई भी व्यक्ति है वो अपनी पर्सनल जानकारी पब्लिक जानकारी तक देने के लिए। जैसे आपने लगाया कि भाई जयपुर के अंदर 5 सबसे शानदार होटल कौन से हैं, लगाया आपने, तो जो आप इंटरनेट पे सर्च किया तो उसमें क्या पूरी इन्फॉर्मेशन खुल के आ गई, अलग अलग सी वेबसाइट खुल के आ गई। आपने एक पर क्लिक किया, hotelinformation.com पे मान लो आपने क्लिक कर लिया, तो वहाँ पर अलग अलग होटलों के नाम दे रखे हैं। तो ये क्या, कोई व्यक्ति पहुंचा, उसने सर्च किया, सारी चीज़ें, उसका ओपिनियन लगा कि ये चीज़ें हैं, ये होटल मुझे जयपुर में बढ़िया लगे, तो उसने उस पर ब्लॉग लिख दिया, वेबसाइट पे लिख दिया, तो उसी चीज़ को क्या कहा जाता है, ब्लॉग के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। तो आपको लगा कि भाई जैसे आपको खाना अच्छा बनाना आता है, तो आप क्या करते हो, खाने बनाने की जो रेसिपी इंटरनेट पे शेयर करना शुरू कर देते हो, तो उसी को क्या कहा जाता है, ब्लॉग लिखना कहा जाता है। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि आप अपने ओपिनियन, अपनी जानकारी दूसरे लोगों तक साझा करते हो। व्हाट इज माइक्रो ब्लॉगिंग, तो माइक्रो ब्लॉगिंग क्या होती है, सोशल प्लेटफॉर्म पर छोटे टेक्स्ट अपडेट करना। तो जैसे कि आप अपने फोटो के माध्यम से कोई चीज़ बता दी कि मानसरोवर में एक नया होटल खुला और वो बहुत अच्छा है, तो अब वो क्या होगा, माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से जाना जाता है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी आपने और लोगों तक वो पहुंच गई है। समझ में आ गया आपको, शॉर्ट टेक्स्ट अपडेटेड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। 5 नंबर प्रश्न है विच इज़ द पॉपुलर ब्लॉगिंग साइट, तो सबसे पॉपुलर ब्लॉगिंग साइट कौन सी होती हैं, ट्विटर है, वो सबसे पॉपुलर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। वहाँ पर आप अपनी छोटी से छोटी जानकारी भी प्रदान कर सकते हो। तो अच्छे से याद कर लेना, ये वाला प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, अगर आ गया तो काफ़ी बच्चे गलत करके आएंगे। तो ट्विटर किससे संबंधित होता है, माइक्रो ब्लॉगिंग से संबंधित होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारे के सारे क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन MS वर्ड कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। 7 नंबर प्रश्न है, विच प्लेटफॉर्म इज प्राइमरी यूज फॉर शेयरिंग वीडियो, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म आपका वीडियो शेयर करने के लिए यूज किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? सबको पता है। आप ये वीडियो कहाँ पर देख रहे हो? यूट्यूब पर देख रहे हो, तो यूट्यूब पर ही क्या किया जाता है? वीडियो वगैरह शेयर करने के लिए प्लेटफॉर्म को यूज किया जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। विच इज ए पर्सनल माइक्रो नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, तो निम्नलिखित में से कौन सा पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है? तो कौन सा है? लिंक्डइन है। ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म होता है। क्यों है प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म? यहाँ पर आप जिस भी व्यक्ति से कनेक्शन पाओगे वो कौन होगा? एक कोई बढ़िया कंपनी में काम करने वाला कोई अधिकारी हो गया, प्राइवेट जॉब में कार्य करने वाला। यहाँ पर आपको फालतू का कंटेंट नहीं मिलेगा, आपको एकदम ओरिजिनल, ऑथेंटिक और प्रोफेशनल ही कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर जॉब से संबंधित इंफॉर्मेशन आती है, यहाँ पर लोग हैं वो अपने इस स्किल सेट से संबंधित सूचनाएं बेचते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। आप में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा लिंक्डइन के बारे में। द मेन फीचर ऑफ ब्लॉग इज, तो ब्लॉग की मुख्य विशेषता क्या होती है? पर्सनल और टॉपिक बेस्ड आर्टिकल, तो आप अपने वहाँ पर व्यक्तिगत चीज़ें बता सकते हो। जैसे आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको खाने बनाने का अच्छा नॉलेज है, तो ये व्यक्तिगत जानकारी दे सकते हो। दूसरा क्या? टॉपिक बेस्ड आर्टिकल भी बना सकते हो। जैसे आपने जयपुर के अंदर एक टॉपिक पकड़ा, बेस्ट आपने होटल से संबंधित बता दिया, बेस्ट आपने कार सर्विसिंग से संबंधित बता दिया, बेस्ट आपने इंश्योरेंस, बेस्ट कार कोई इंश्योरेंस कंपनियों के बारे में बता दिया, बेस्ट आपने गार्डन बता दिए। तो ये सब चीज़ क्या है? वहाँ की बढ़िया बढ़िया चीज़ों के बारे में बता रहे होते हैं, टॉपिक बेस्ड आर्टिकल है। तो यही होता है। आप क्या तो व्यक्तिगत लिख सकते हो ब्लॉग, या विषय आधारित ब्लॉग को लिख सकते हो। 10 नंबर प्रश्न है, सोशल मीडिया इज यूज फॉर, सोशल मीडिया का किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी होगा संप्रेषण और साझा करने के लिए, कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग। तो लोगों के बीच में अपनी जानकारी को आप साझा करते हो, उसी को क्या कहा जाता है? सोशल मीडिया के नाम से जाना जाता है। 11 नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर ईमेल कम्युनिकेशन, तो निम्नलिखित में से किसे ईमेल संप्रेषण के लिए यूज किया जाता है? तो ईमेल का भाई एक रूप कौन सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है? जीमेल है, वही क्या है? ईमेल का एक प्रकार है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ईमेल कम्युनिकेशन का एक उदाहरण कौन है? जीमेल इसका एक उदाहरण होने वाला है। 12 नंबर प्रश्न है, व्हेन बेनिफिट फॉर यूजिंग द ईमेल और रेगुलर मेल, तो सामान्य डाक की तुलना में ईमेल का क्या लाभ होता है? तो क्या होता है भाई? अगर आपने कोई डाक से कोई चीज़ भेजी, तो वो आज आपने भेजी है, कल वो आपके पोस्ट ऑफिस से डाकिया लेकर जाएगा आपके हेडक्वार्टर, फिर हेडक्वार्टर से सब हेडक्वार्टर, फिर कोई 10-15 दिन बाद में सामने वाले के पास पहुंचती है, और आपने ईमेल पे लिखा सेंड का मैसेज और सामने वाले के पास पहुंच गया। तो यही है, इंस्टेंट डिलीवरी होती है, त्वरित डिलीवरी से संबंधित होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। सामान्य डाक की तुलना में जो ईमेल होती है वो त्वरित डिलीवरी करने के लिए कार्य में आती है। ट्विटर मैसेज आर नोन फॉर, ट्विटर के संदेशों को क्या कहा जाता है? ट्विटर पे जो संदेश डाले जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? ट्वीट्स के नाम से उनको जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, उनको ट्वीट के नाम से जाना जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, विच टूल इज कॉमनली यूज फॉर ब्लॉग पब्लिशिंग, तो ब्लॉग प्रकाशित करने के लिए आमतौर पर कौन सा टूल यूज किया जाता है? ब्लॉगर टूल है वो यूज किया जाता है। तो एक ब्लॉगर है वो गूगल की एक प्रकार की सर्विस होती है जिसमें लोगों को फ्री में ब्लॉग लिखने की मतलब क्या देती है? सर्विस देती है ब्लॉग। समझ में आ गया? तो इसे blogger.com के नाम से जाना जाता है। गूगल की फ्री की सर्विस होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना ब्लॉग लिख सकता है, अपनी जानकारी साझा कर सकता है। 15 नंबर प्रश्न है, सोशल मीडिया टूल आर यूजफुल फॉर, सोशल मीडिया के टूल किस चीज़ के लिए यूजफुल होते हैं? कॉमनली बिल्डिंग फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, तो समुदाय निर्माण और जानकारी साझा करने के लिए जो सोशल मीडिया के टूल हैं वो उपयोगी होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो? अपनी कम्युनिटी बना सकते हो, लोगों के साथ जुड़ाव कर सकते हो, अपनी जानकारी साझा कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू। तो यही होता है, आप समुदाय का निर्माण कर सकते हो, जानकारी को साझा कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलेबरेटिव प्लेटफॉर्म, निम्नलिखित में से कौन एक सहयोगी मंच है? तो कौन सा है? गूगल डॉक्स है वो क्या एक सहयोगी मंच होता है जहाँ पर आप अपने कई कंपनी के सभी सहयोगी मिलकर क्या करते हो?
एक आपने कोई टास्क दे दिया और सारे के सारे लोग मिलकर उस कार्य को कर रहे हो, तो वो कहाँ पर होता है, गूगल डॉक्स में होता है। अच्छे से याद कर लेना ये वाला पर्सन कि कौन सा है, कोलेबरेटिव प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है, गूगल डॉक्स को जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम इज मेनली यूज फॉर, तो माइक्रोसॉफ्ट टीम का किसके लिए यूज किया जाता है, ऑफिस कोलेबरेशन के लिए, ऑफिस में सहयोग करने के लिए। तो आपने कोई टास्क डाल दिया, दूसरे वाले ने टाल दिया और आपका जो लीडर है उसने डाल दिया, तो सभी तीनों मिलकर अपने अपने ओपिनियन मिलाकर किसी कार्य को कर रहे हो, तो उसी के लिए किस में यूज किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम में यूज किया जाता है। जैसे मैंने आप सबको टास्क दे दिया कि जाओ यूनिट फर्स्ट है ना, यूनिट फर्स्ट के डिजिटल इन्हेंसमेंट के आप सारे थ्योरी पढ़ के आओ, फिर अपन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, तो यही होगा वो। आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम में वो टास्क वगैरह आप दे सकते हो और सारी टीमें उस कार्य को करती है, इसीलिए क्या कहा जाता है उसको, ऑफिस सहयोग के लिए जाना जाता है। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउ द रियल टाइम एडिटिंग बाय मल्टीपल यूजर्स, निम्नलिखित में से कौन एकाधिक उपयोगकर्ता को रियल टाइम संपादन की अनुमति देता है, तो कौन सा देता है, गूगल डॉक है, वो रियल टाइम आप एक से अधिक क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, एक साथ बहुत सारे यूजर है वो रियल टाइम में चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, उस वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, गूगल डॉक प्लेटफॉर्म है। तो अच्छे वाला पर्सन है ये, अगर देखने को मिलेगा तो काफ़ी बच्चों के गलत होने की संभावना है, तो आप अच्छे से करके चले जाना इसको। गुलिस नंबर पर्सन है, व्हाट इज गूगल मीट यूज फॉर, तो गूगल मीट का किसके लिए यूज किया जाता है, तो आपको पता है गूगल मीट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के लिए किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, वीडियो वगैरह की कॉन्फ्रेंसिंग के लिए गूगल मीट का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द दीज प्लेटफॉर्म इज डिजाइन फॉर ऑनलाइन लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन लर्निंग के लिए डिजाइन किया जाता है, तो कौन सा डिजाइन किया गया है, मॉडल जो आपका प्लेटफॉर्म है, MODDLE मॉडल प्लेटफॉर्म है, इसको ऑनलाइन जो लर्निंग होती है उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये अच्छा है पर्सन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आ गया क्योंकि सिलेबस में इसीलिए पर्सन बनाया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आप में से अधिकतर इसमें टेलीग्राम करके आओगे, समझ में आएगा, लेकिन टेलीग्राम सही आंसर नहीं, इसका मॉडल सही आंसर है। व्हाट इज द यूज ऑफ गूगल क्लासरूम, तो गूगल क्लासरूम का क्या होता है, सही आंसर क्या होगा, ऑनलाइन टीचिंग एंड असाइनमेंट शेयरिंग। तो आप क्या कर सकते हो, गूगल क्लासरूम में आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो और असाइनमेंट वगैरह को शेयर कर सकते हो। तो ये प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप अपने ऑनलाइन असाइनमेंट है, आपको क्या क्या पढ़ाई करनी है, वो सब चीज़ें शेयर कर सकते हो। विच प्लेटफॉर्म ऑफर्स द फ्री वर्चुअल क्लासेज, तो कौन से प्लेटफॉर्म पे मुफ्त में वर्चुअल क्लासेस मिल जाएंगे आपको, तो ये मैंने पहले बताया था, स्वयं नाम का ऐप है जो सरकार के द्वारा चालू किया गया है, जहाँ पर आपको फ्री में सारी की सारी सर्विसेज देखने को मिलती हैं। तो सही आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर बी है, स्वयं ऐप के द्वारा आपको सारी चीज़ें वर्चुअली क्लासेज वगैरह फ्री में देखने को मिल सकती हैं। जूम इज कॉमनली यूज फॉर, तो जूम का सामान्यतः किस चीज़ के लिए उपयोग में किया जाता है, तो किस चीज़ में उपयोग किया जाता है जूम को, कंडक्टिंग वेबिनार्स एंड मीटिंग, तो वेबिनार और मीटिंग वगैरह बनाने के लिए आपको किस प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाता है, जूम नाम के प्लेटफॉर्म को यूज में लिया जाता है। समझ में आ गया, तो आप ऑनलाइन मीटिंग वगैरह करना चाहते हो, वेबिनार वगैरह जहाँ पर बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो किसका प्रयोग करोगे, जूम प्लेटफॉर्म का यूज करोगे। और आपने कोरोना में जूम प्लेटफॉर्म पे क्लासेज भी ली होंगी। विच ऑफ दीज इज नॉट ए कोलेबरेटिव प्लेटफॉर्म, तो निम्नलिखित में से कौन सा कोलेबरेटिव प्लेटफॉर्म नहीं है, तो कौन सा नहीं है, माई टीम है, वहाँ पर भी सभी लोग मिलकर काम करते हैं, जूम पर भी एक से अधिक लोग आपस में इंटरेक्ट होते हैं, गूगल डॉक्स पर भी होते हैं लेकिन वर्डपैड पे नहीं होते हैं, एक अकेला व्यक्ति है वर्डपैड पे फाइल वगैरह बनाता है। तो इसमें कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं है, वर्डपैड नहीं है। अगर ये पर्सन आ गए तो ये भी काफ़ी बच्चों का गलत हो सकता है। समझ में आ गया। तो कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, MS टीम, जूम और गूगल डॉक्स है। ये किसका उदाहरण है, कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। ये पर्सन ऐसे भी आ सकता है। वन बेनिफिट ऑफ यूजिंग द कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म, तो सहयोगी प्लेटफॉर्म का एक लाभ क्या होता है, तो क्या होता है, शेयरिंग एंड एडिटिंग टुगेदर, साझा करना और एक साथ संपादन करना। तो शेयरिंग और आप एडिट कर सकते हो एक साथ कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी वो सही आंसर होने वाला है इसका। What does the file sharing means,
तो फाइल शेयरिंग का क्या अर्थ होता है? तो फाइल शेयरिंग का क्या अर्थ होता है? फाइलों को दूसरों को डिजिटली रूप से भेजने को फाइल शेयरिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर बी और होने वाला है। आप अपनी फाइलों को दूसरे व्यक्ति को शेयर कर रहे हो, उसी को क्या कहा जाता है? फाइल शेयरिंग के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ गए अपन यूनिट नंबर 3 पे। यूनिट 1 और यूनिट 2 आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब अपन यूनिट नंबर 3 की क्लास देखने वाले हैं। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट इज ऑनलाइन प्राइवेसी? ऑनलाइन गोपनीयता क्या होती है? तो ऑनलाइन गोपनीयता क्या होती है? प्रोटेक्टिंग द पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। तो किसी भी व्यक्ति की आप व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा करके रखते हो, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है। तो आप अपनी ऑनलाइन व्यक्तिगत रूप से सारी जानकारी की सुरक्षा करके रखते हो। आप अपने प्राइवेट फ़ोटो हो गए, आपकी सूचना हो गई, आधार कार्ड, आपके प्राइवेट डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, उनकी सुरक्षा रहती है। किसी दूसरे को साझा नहीं करना ही क्या कहलाता है? ऑनलाइन प्राइवेसी के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर प्रश्न की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर द ऑनलाइन सिक्योरिटी? निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो कौन करता है इसमें? इसका जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन। तो 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन क्या होता है? जिसमें आप अगर कोई भी चीज़ में लॉगिन करोगे तो पहले तो वो आपको पासवर्ड मांगेगा और फिर आपसे OTP मांगेगा। तो इससे 2 चरण का क्या होगा? आपको वेरिफिकेशन हो गया, जिससे ये पता चल गया कि सही व्यक्ति है। तो इसमें सबसे ऑनलाइन सिक्योरिटी इसी से होती है। बाकी कमज़ोर पासवर्ड होगा तो हर कोई हैक कर लेगा, तो सिक्योरिटी कमज़ोर हो गई। सार्वजनिक वाईफाई का यूज़ करोगे तो कोई भी व्यक्ति आपकी जानकारी वगैरह को चुरा सकता है, कभी नहीं करना चाहिए आपको इसको यूज़। और अगर आप अपना अकाउंट खुला छोड़ दोगे तो कोई भी उसको लॉगिन करके यूज़ कर सकता है, मिस यूज़ कर सकता है। तो इसमें से एक ही चीज़ सही है, वो क्या? 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन। ऑनलाइन आइडेंटिटी थेफ्ट मिस, ऑनलाइन पहचान की चोरी का क्या मतलब है? यूजिंग अनदर पर्सन्स आइडेंटिटी ऑनलाइन। तो किसी और की पहचान का ऑनलाइन रूप से प्रयोग करना। जैसे आपने किसी और की पहचान को यूज करके अपना किसी और का अकाउंट बना लिया और उस अकाउंट का मिसयूज कर रहे हो, उसी को क्या कहा जाता है? ऑनलाइन आइडेंटिटी थेफ्ट के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सिक्योर पासवर्ड? तो सिक्योर पासवर्ड करने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? तो इसमें सही है, यूज लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स। तो आप लंबे और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स का निर्माण करोगे। जैसे आपका एक कैरेक्टर है वो क्या? कैपिटल लेटर में, एक वो स्मॉल लेटर में, एक आपका नंबर्स का यूज कर रखा आपने और एक स्पेशल कैरेक्टर का यूज कर रखा। इस प्रकार के पासवर्ड को यूज करना चाहिए। लंबे पासवर्ड होने चाहिए ताकि हर कोई इसको हैक ना कर सके। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन है वो सही होने वाला है। 5 नंबर प्रश्न की बात करूं, HTTPS इन ए वेबसाइट URL मीन्स। तो कोई भी वेबसाइट होती है उसमें HTTPS का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इसका क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इसमें क्या होती है? HTTPS किसी भी आपको लगा होता है अगर किसी भी वेबसाइट पे, तो वो क्या होती है? एक प्रकार की सिक्योर वेबसाइट के नाम से जानी जाती है। विच ऑफ द दिस हेल्प इन प्रोटेक्टिंग यूजर्स प्राइवेसी ऑनलाइन? तो कोई कौन सा इनमें से ऑनलाइन गोपनीयता की रक्षा करता है? तो कौन सा करता है? VPN होता है। VPN में क्या होता है? VPN अगर आप यूज़ करते हो तो आपकी आइडेंटिटी है वो आपका जो मैक नंबर हो गया या आपका जो VPN नंबर IP एड्रेस होता है वो छिप जाता है। आपका IP एड्रेस किसी और का IP एड्रेस से शो करेगा, इससे आपका ओरिजिनल IP एड्रेस नहीं पता चलता है और आपकी जो प्राइवेसी है वो बनी रहती है। समझ में आ गया आपको? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर ए है, VPN होने वाला। बाकी कुकीज़ क्या होती हैं? कुकीज़ होती हैं जो आपने ऑनलाइन सर्च किया है। आपने अगर मान लो आपने जैसे SSID में अपना ऑनलाइन आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपने ID पासवर्ड लगाए, तो वो सेव हो जाती है ना। काफ़ी बार आप उस पर क्लिक करते वो आपके सामने शो कर देता है, तो वो कुकीज़ के नाम से जाना जाता है। पॉपअप क्या होता है? आप कोई वेबसाइट खोलते हो और उस पर एक सामने की तरफ एक क्या हो जाता है? एक बार खुल के आ जाता है कि व्हाट्सएप को ज्वाइन कीजिए तभी आप वेबसाइट को चला पाओगे, तो उसे पॉपअप के नाम से जाना जाता है। एड्स क्या होते हैं? जो ऐड वगैरह चलते हैं वो तो आपको पता ही है। तो यही है VPN ही एकमात्र जो आपको प्राइवेसी में हेल्प करता है इनमें से। विच डाटा इज कंसिडर्ड एज द सेंसिटिव ऑनलाइन? तो कौन सा डाटा ऑनलाइन संवेदनशील माना जाता है? तो कौन सा डाटा माना जाता है? आपका क्रेडिट कार्ड नंबर है वो क्या है? संवेदनशील डाटा है। कोई भी अगर उसको इस चीज़ के बारे में पता चल गया तो उसका क्या कर सकता है? वो व्यक्ति मिसयूज कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। क्रेडिट कार्ड नंबर है वो आपका संवेदनशील डाटा होता है।
विच ब्राउजर सेटिंग इम्प्रूव प्राइवेसी, तो निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर सेटिंग गोपनीयता को बढ़ाता है। तो कौन सी ब्राउजर में सेटिंग करनी चाहिए जिसकी आपकी गोपनीयता बढ़ी रहेगी। तो आपको क्या करना चाहिए, इनक्रिप्ट और इनकॉग्निटो मोड का यूज करना चाहिए ताकि आपकी ब्राउजिंग की सिक्योरिटी वो बनी रहती है। 9 नंबर प्रश्न है, साइबर सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर, तो साइबर सुरक्षा किसके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो साइबर सुरक्षा है वो सभी के सभी इंटरनेट के यूजर्स के लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है या फिर जरूरी होती है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है। इंटरनेट पे जो जो यूजर होते हैं, इंटरनेट पे जो जो उपयोग करते होते हैं, सभी के लिए साइबर सुरक्षा है वो जरूरी होती है। अगर साइबर सुरक्षा नहीं प्रदान की जाएगी तो लोग है साइबर तरीके से उनको क्या कर लिया जाएगा, ठग लिया जाएगा, उनको परेशान किया जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, व्हाट शुड यू डू इफ योर ईमेल अकाउंट इज हैक, अगर आपका ईमेल अकाउंट हैक कर लिया गया तो आप क्या करोगे, तुरंत आपको अपना पासवर्ड है वो बदल देना चाहिए। तो अगर आपका कोई ईमेल अकाउंट हैक कर देता है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तुरंत आपको उसके पासवर्ड वगैरह चेंज कर देने चाहिए। इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है। 11 नंबर प्रश्न की बात करूं, व्हाट इज कंप्यूटर वायरस, तो कंप्यूटर वायरस क्या है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर, तो एक हानिकारक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, उसी को क्या कहा जाता है, आपको कंप्यूटर वायरस के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर वगैरह में आकर आपकी पर्सनल जानकारियाँ हो गई, आपके कंप्यूटर को ख़राब करने का कार्य करता है। जैसे आपके शरीर में बीमारी हो जाती है तब आप क्या हो जाते हो, बीमार हो जाते हो, आप परेशान हो जाते हो ना, वैसे ही वायरस एक तरीके से रोग है, बीमारी का, कंप्यूटर को बीमार करने का कार्य करता है। 12 नंबर प्रश्न, ए वोम इज डिफरेंट फ्रॉम ए वायरस बिकॉज, तो क्यों होता है वोम, तो इट ट्रेवल विदाउट यूजर्स एक्शन, तो वोम है वो अपने आप चलता रहता है, उसमें यूजर का एक्शन करने की जरूरत नहीं होती है। तो वोम क्या होता है, आप कभी कभी देखते हो ना आपके फ़ोन हो गया वो अचानक से स्विच ऑफ होने लग गया, ज़्यादा डिस होने लग गया, तो समझ लो उसमें वोम नाम का वायरस आ गया है। वायरस वगैरह में क्या होगा, आप वायरस कोई कार्य करते हो, कोई फाइल को खोल लिया, गलत फाइल को, इंटरनेट पे कोई ब्राउजिंग करे तब आपके फ़ोन में आता है, लेकिन वोम है वो अपने आप आ जाता है। तो इसका सही क्या आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ट्रेवल विदाउट यूजर्स एक्शन। 13 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज फिशिंग, फिशिंग क्या होती है, ट्रैकिंग पीपुल्स इनटू द शेयरिंग पर्सनल डाटा, तो लोगों का जो व्यक्तिगत डाटा है उसको साझा करना या धोखा देने के लिए क्या कहा जाता है, उसको फिशिंग के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी व्यक्ति है उसका जो डाटा होता है, व्यक्तिगत डाटा होता है, उसको आपने चुरा लिया, फिर उसको आप गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हो, उसी को फिशिंग के नाम से जाना जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ स्पाईवेयर, तो निम्नलिखित में से स्पाईवेयर का कौन सा उदाहरण है, तो की लॉगर, अच्छे से याद कर लेना, की लॉगर है ये किसका उदाहरण है, स्पाईवेयर का उदाहरण है। ये आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा और आपकी पर्सनल जानकारी को चुराता रहेगा कि आप कौन सा ऐप यूज़ कर रहे हो, उसके पासवर्ड क्या है, सभी चीज़ों को इसका चुराने का कार्य होता है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, की लॉगर एक प्रकार का स्पाईवेयर के नाम से जाना जाता है। ए डाटा ब्रीच रेफर्स टू, तो डाटा ब्रीच का क्या अर्थ होता है, डाटा ब्रीच का क्या अर्थ होता है, अनऑथराइज एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल डाटा, तो गोपनीय डाटा के अनाधिकृत पहुंच को क्या कहा जाता है, कोई भी गोपनीय डाटा होती है उसके अनाधिकृत पहुंच को किस नाम से जाना जाता है, डाटा ब्रीच के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगर आपका डाटा है वो आपको बिना पूछे चुरा लिया गया, उसको किसी और को शेयर कर दिया गया, तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, डाटा ब्रीच के नाम से जाना जाएगा। विच अटैक फ्लड इज ए सिस्टम विद ट्रैफिक, तो कौन सा हमला सिस्टम को अत्यधिक ट्रैफिक से भर देता है, तो डीओस का हमला है, डिनाइल डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज। तो होता क्या है, जैसे अमेजोन पे बहुत बड़ी सेल आ गई, या ऐसी आपकी कोई कंपनी है जो आपकी एक कोई समझ लो एक कंपनी है जो इंटरनेट वगैरह पे क्या कार्य करते हो आप, तो आपने एक सेल लगाई, तो आपके कॉम्पिटिटर को पता चल गया कि मेरा कॉम्पिटिटर वो सेल लगा रहा था, उसने क्या कर दिया, आपके वेबसाइट पे बोट्स को भेज दिया बहुत सारे, और वो क्या करने लगे, ट्रैफिक पे, ओरिजिनल यूजर नहीं है, बोट आ गए हैं, इसके कारण आपका ट्रैफिक का सर्वर डाउन हो गया, सर्वर डाउन हो गया तो आपको पता है यूजर है वो जल्दी से उस पर क्लिक करेगा तो खुलेगी नहीं, खुलेगी नहीं तो वो शिफ्ट कर जाएगा। तो यही होता है, सिस्टम पर अत्यधिक ट्रैफिक का हमला किस में होता है, डोज में होता है। 17 नंबर प्रश्न, रैंसमवेयर इज यूज फॉर, तो रैंसमवेयर का उपयोग किसके लिए किया जाता है,
इनक्रिप्ट डाटा एंड द डिमांड रेंसम्स। तो डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए और फिरौती मांगने के लिए रेंसमवेयर का उपयोग में लिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी का होने वाला है। रेंसमवेयर का उपयोग है आपके डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए और फिरौती मांगने के लिए आपको रेंसमवेयर का उपयोग में किया जाता है। 18 नंबर प्रश्न है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर। तो आपके फ़ोन, कंप्यूटर या लैपटॉप में आप एंटीवायरस का यूज करते हो। तो क्यों करते हो एंटीवायरस का यूज? मॉलवेयर को पहचानने के लिए और हटाने के लिए। तो आपके फ़ोन या लैपटॉप या कंप्यूटर में अगर कोई भी प्रकार का वायरस या मॉलवेयर आ गया है तो उसको पहचानेगा, डिटेक्ट करेगा और उसको हटाने का कार्य किसका होता है? एंटीवायरस का होता है। समझ में आ गया? तो एंटीवायरस ऐसे समझ लो डॉक्टर के रूप में कार्य करता है। वो आपकी बीमारी की पहचान करता है और आपको दवाई देकर ठीक करने का कार्य करता है। और ऐसे भी याद नहीं हो रहा तो एंटी प्लस वायरस के याद कर लो। एंटी मतलब उल्टा, वायरस का उल्टा। तो वायरस को उल्टी करा दे, उसको भगा दे, उसे एंटीवायरस के नाम से जाना जाता है। 19 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रैक्टिस। निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत सुरक्षा अभ्यास है? तो कौन सा है? रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट। तो नियमित सॉफ्टवेयर को अपडेट करना ही क्या कहलाता है? एक मजबूत सुरक्षा अभ्यास के नाम से जाना जाता है। अगर आप रेगुलरली सॉफ्टवेयर वगैरह को अपडेट करते रहोगे तो इससे क्या होगा? आपकी सुरक्षा है कंप्यूटर की वो बनी रहती है इस चीज़ से। तो आपको समय समय पर अपने कंप्यूटर वगैरह के क्या करने चाहिए? सॉफ्टवेयर वगैरह को अपडेट करना चाहिए। अगर सॉफ्टवेयर वगैरह समय समय पर अपडेट होते रहते हैं तो इससे क्या रहता है? कंप्यूटर है वो आपका है, या ऐप वगैरह जैसे फ़ोनपे वगैरह को अपडेट करते रहते हो तो इसमें बग वगैरह नहीं आएगा, आपका जो अकाउंट वगैरह उसकी जानकारी वगैरह नहीं चुरा सकेगा। तो अपडेट दिए इसीलिए जाते हैं। ट्रोजन हॉर्स चीज़ें, तो ट्रोजन हॉर्स क्या है? एक हिडन मिलिशियस प्रोग्राम। तो छुपा हुआ एक खतरनाक प्रोग्राम है, उसको किस नाम से जाना जाता है? ट्रोजन हॉर्स के नाम से जाना जाता है। एक खतरनाक प्रोग्राम होता है जो लोगों की जानकारी चुरा लेता है और उसको लोगों को परेशान करने का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। 21 नंबर प्रश्न है, साइबर अटैक्स कैन टारगेट। तो साइबर हमला किसे निशाना बना सकते हैं? तो साइबर हमला किसे निशाना बना सकते हैं? किसी भी डिजिटली सिस्टम को। तो कोई भी प्रकार का डिजिटली सिस्टम है उसको साइबर हमला क्या कर सकता है? निशाना बना सकता है। समझ में आ गया आपको? तो डिजिटल जो प्रणाली हो गई कोई भी, उसको क्या करेगा? वो उसको अटैक करेगा। जैसे कोई आपका कंप्यूटर उसको हैक कर लिया, वो भी डिजिटल प्रणाली है। आपका बहुत बड़ा हॉस्पिटल हाउस का सारा डिजिटल सिस्टम को हैक कर लिया, वही क्या आएगा? साइबर अटैक के नाम से जाना जाएगा। विच वन इज ए मेथड ऑफ स्टेलिंग द यूजर डाटा। तो उपयोगकर्ता का डाटा चुराने की एक विधि कौन सी है? तो कौन सी है? मॉलवेयर अटैक है। वो क्या होती है? ये कोई भी यूजर होती है उसके डाटा को चुराने की एक विधि होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? मॉलवेयर अटैक के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। समझ में आ गया? आप किसी का डाटा वगैरह चुरा लेते हो उसी को मॉलवेयर अटैक के नाम से जाना जाता है। 23 नंबर प्रश्न है, डी डोज का फुल फॉर्म क्या होती है? तो डोज की फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज को किस नाम से जाना जाता है? डी डोज के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। 24 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इनक्रिप्शन। तो इनक्रिप्शन का क्या कार्य होता है? मेकिंग डाटा अनरीडेबल टू अनऑथराइज डाटा। तो ये क्या करता है इनक्रिप्शन? आपने कोई मैसेज भेजा अपने दोस्त के पास हाय व्हाट्सएप पे, तो डाटा क्या इनक्रिप्ट होगा? तब क्या होगा? वो हाय हाय के रूप में नहीं दिखाकर आपका किसी कोड के रूप में बन जाएगा। जैसे 0123 ऐसे बन गया। तो अब क्या पढ़ने वाला है उसको पता ही नहीं चलेगा ये क्या कोड है, किस चीज़ का कोड है, तो वो उसको एनकोड नहीं कर पाएगा, उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। तो यही होता है इनक्रिप्शन वगैरह होती है, उसमें आपके डाटा को इस तरीके से बना दिया जाता है जिसलिए हर कोई व्यक्ति उस डाटा को समझ नहीं सकता है। अगले वाला प्रश्न है, फायरवॉल इज यूज फॉर। तो फायरवॉल का किसके लिए प्रयोग किया जाता है? प्रोटेक्टिंग नेटवर्क फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस। नेटवर्क के अनाधिकृत पहुंच को सुरक्षित रखने के लिए फायरवॉल वगैरह का यूज में लिया जाता है। समझ में आ गया? तो जैसे कि आप गलत पब्लिक वाईफाई वगैरह का यूज़ करने लगे, कोई ऐसा नेटवर्क यूज़ करने लगे जिससे आपको नुकसान हो सकता है, तो उस सब चीज़ों से बचाने के लिए फायरवॉल का यूज़ में किया जाता है। वो आपको आपके बीच में और नेटवर्क के बीच में क्या करता है? एक दीवार का कार्य किया जाता है, इसलिए इसका नाम है फायरवॉल।
4 नंबर प्रश्न की बात करूं, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है आपको इस बारे में बताना है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, रिमोट डेटा स्टोरेज एंड एक्सेस। तो मैंने बताया था ना आपको, आप अपना डाटा है उसको किसी भी ऐप पर या किसी भी वेबसाइट वगैरह पे स्टोर करके रखते हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव में रख दिया, गूगल ड्राइव में रख दिया, इन सब में रखते हो अपना स्टोर करके ऑनलाइनली, और गूगल फोटोज़ में अपनी फ़ोटो रखते हो, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से जाना जाता है, जहाँ आप अपने डाटा वगैरह को स्टोरेज करके रख सकते हो और फिर कब कभी चाहो तभी आप उस डाटा को एक्सेस कर सकते हो। उसी को क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से जानते हैं लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या लाभ है, तो क्या एडवांटेज होता है कि आप भैया आपके पास अगर गूगल फोटोज़ पे अगर फोटो पड़ी हुई है तो आप क्या कर सकते हो, हर समय जिस समय अगर आपके पास इंटरनेट है तो कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन वही फोटो अगर आपके पास घर पे फिजिकली पड़ी हुई है और आप पेपर देने के लिए चले गए तो क्या आप उसको एक्सेस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, आपको मंगवाना पड़ेगा मोबाइल पे। और अगर तो इससे क्या होता है, आपके पास आसानी से पहुंच बन जाती है, इजी अवेलेबिलिटी होती है हर कहीं, अगर जहाँ पर इंटरनेट है तो क्लाउड कंप्यूटिंग से आप उस चीज़ को देख सकते हो। व्हाट इज बिग डाटा। तो बिग डाटा क्या होता है, वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डाटाज आर नोन एज द बिग डाटा। तो एक बहुत बड़ा डाटा, आप इंटरनेट पे क्या आज आपने सफरिंग किया, किस किस चीज़ में अपने डाटा को यूज करते हो, इन सब चीज़ों को किस नाम से जाना जाता है, बिग डाटा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही जटिल और बहुत बड़ा डाटा होता है जिसके आधार पे आपको एडवर्टाइज भेजे जाते हैं, आपको सारी चीज़ें व जानकारियाँ भेजी जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज द बिग डाटा। तो बिग डाटा का किस में उपयोग करता होता है, सोशल मीडिया एनालिसिस में बिग डाटा का उपयोग होता है। समझ में आ गया आपको, सोशल मीडिया पे आप चीज़ों का एनालिसिस वगैरह करते हो, जानकारी वगैरह प्राप्त करते हो, उसी से क्या होता है, जो बिग डाटा है उसका उपयोग होता है। तो सोशल मीडिया पे आप किस चीज़ को सफरिंग कर रहे हो, आप क्या चीज़ों को देखते हो, क्या आपको पसंद है, उसी पे आधार पे आपको एडवर्टाइज वगैरह किया जाता है, उसी आधार पे आपको मार्केटिंग की जाती है। तो इसी को क्या कहा जाता है, जैसे आपने कहा ना रील पर कि आपने किसी की 2 रील लाइक कर दिया, देख भी ली, तो वही रील आपके सामने आने लग जाती है ना, तो वही आता है, वो एआई है उस चीज़ को डिटेक्ट करती है, आपको क्या पसंद है, आपका कैसा मूड है, वैसा ही आपके पास कंटेंट डिलीवर होता है। तो वही किसका उदाहरण है, बिग डाटा का उदाहरण है। आईओटी की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो इंटरनेट से, जैसे आपका घर का बल्ब है, अब उसमें इंटरनेट जोड़ दिया, अब आप क्या करोगे, जैसा चाहोगे वैसा रंग बदल सकता है, उसको आईओटी के नाम से जाना जाता है। विच डिवाइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आईओटी। तो आईओटी का कौन सा उदाहरण होता है इसमें, स्मार्ट वॉच। तो स्मार्ट वॉच है वो किसका उदाहरण है, आईओटी का उदाहरण है। अगले वाला प्रश्न है, वर्चुअल रियलिटी इज यूज फॉर। तो वर्चुअल रियलिटी का किसके लिए उपयोग किया जाता है, इमर्सिव गेमिंग एंड ट्रेनिंग। तो इमर्सिव गेमिंग और ट्रेनिंग में किसका यूज किया जाता है, वर्चुअल रियलिटी का यूज किया जाता है। तो आपको पता ना, वो बक्से से आपके आंखों पर लगा कर रखते हैं और आप उससे गेम खेलते हो, तो ऐसे लगता है कि मैं गेम के अंदर ही खुद ही वास्तविक रूप से खेल रहा हूँ, उसी को वर्चुअल रियलिटी के नाम से जाना जाता है। वीआर लगा दिया जाता है ना, इसमें आपको रियल टाइम चीज़ों को पता चलता है, वर्चुअल रियलिटी के नाम से जानते हैं। रोबोटिक्स मीन्स, तो रोबोटिक्स किसकी होती है, यूज ऑफ इंटेलिजेंट मशीन। तो रोबोटिक्स में क्या आता है, आप मशीन, भाई मशीनों की इंसानों जैसी बुद्धिमत्ता हो गई और वो वैसे कार्य करने लगे, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, रोबोटिक्स के नाम से जाना जाता है, यूज ऑफ इंटेलिजेंट मशीन। तो मशीनों को बुद्धिमत्ता आ गई है, उसी को नाम से रोबोटिक्स जाना जाता है। आप में उसमें कोई मतलब आपने कोडिंग करके कोई टास्क दे दिया, अब वो टास्क करता रहेगा आपके कहने पे, वही रोबोटिक्स होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या कार्य होता है, भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इंसानों की तरह सोच सकती है, कार्य कर सकती है, उसी को क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। विच फील्ड यूज एआई एक्सटेंसिवली। तो कौन सा क्षेत्र एआई को व्यापक रूप से उपयोग करता है, तो कौन सा करता है, बैंकिंग एंड हेल्थ केयर। तो बैंकिंग और हेल्थ केयर में एआई का बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हो। बैंकिंग में कैसे, कोई भी डाटा है उसको आप एनालिसिस कर सकते हो, कोई गलती नहीं होगी। और हेल्थ में क्या होगा, कोई बीमारी वगैरह उसमें आपको पता करने में आपको पता नहीं चल रहा है, तो एआई का आप उपयोग कर सकते हो। तो बैंकिंग और हेल्थ केयर में एआई का बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से उपयोग हो सकता है। 11 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज 3D प्रिंटिंग यूज फॉर। तो 3D प्रिंटिंग का किस में यूज होता है, मेकिंग 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होती हैं,
त्रिकोणीय जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, त्रिआयामीय जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, उसमें किसका प्रयोग होता है? 3D प्रिंटर्स का यूज होता है। तो जैसे आपने घर बना लिया 3D प्रिंटर से, आपने सुना होगा ना घर बनाया 3D प्रिंटर से, तो उसमें क्या होता है, उसमें ग्लू डाल दिया जाता है, आपने चार्ट वगैरह डाल देते हो या मटेरियल वगैरह डाल देते हो और फिर वो खुद कंस्ट्रक्ट करके दे देता है आपको सारी चीज़ें। उसी को 3D प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। विच इंडस्ट्री यूज द 3D प्रिंटिंग? तो 3D प्रिंटिंग का किस में यूज किया जाता है? आपको इनमें से हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवाओं में 3D प्रिंटिंग का आप यूज में ले सकते हो। 13 नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इथिकल कंसर्न विद एआई? तो एआई के साथ कौन सा नैतिक चिंता जुड़ी हुई है? नौकरियों की हानि। तो समय के साथ नौकरियां हैं वो जा सकती हैं एआई के द्वारा, तो इसमें यही होता है। नौकरियों की हानि क्या होती है? नैतिकता से जुड़ी हुई है एआई की। तो एआई के फायदे बहुत हैं, लेकिन नुकसान यही है कि इसमें आपकी नौकरी खोने का खतरा रहता है। वन इथिकल रिस्क इन एआई। तो एआई का एक नैतिक जोखिम क्या होता है? इसमें नैतिक जोखिम है बायस इन एल्गोरिथम। तो आपको पता है जैसे डीपसीक है, डीपसीक किसके द्वारा बनाया गया है? एआई चाइना के द्वारा बनाया गया है। अब आप चाइना की सरकार से संबंधित अगर उससे कोई सवाल जवाब पूछोगे तो वो क्या करेगा? क्या तो जवाब देने से बंद कर देगा, मना कर देगा, या फिर उससे संबंधित पॉजिटिव जानकारी देगा, आपको नेगेटिव नहीं देगा, कुछ गलत चीज़ नहीं बताएगा। वो आपको क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि उसमें बायसनेस है, उसके एल्गोरिदम है, उसमें जो डाटा दिया गया है उसमें इस तरीके का फीडबैक दिया गया है। तो इसमें क्या हो सकता है? एल्गोरिदम में बायसनेस पाई जा सकती है। विच डिजिटल डिवाइड? तो डिजिटल डिवाइड क्या होता है? गैप इन एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सभी लोगों तक जो तकनीक है वो नहीं पहुंच पा रही है। गांव के लोग हैं वो तकनीक का कम उपयोग कर पा रहे हैं, या कोई समुदाय है वो तकनीक का कम उपयोग कर पा रहा है। दूसरा एक समुदाय है जो तकनीक का उपयोग करके बहुत ज़्यादा प्रगति कर गया है, तो उसे क्या कहा जाता है? डिजिटली डिवाइड के रूप में देखा जाता है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी एम्स टू। तो भविष्य की तकनीकी कैसे होंगी? तो भविष्य की तकनीक आपके सामने कैसे होने वाली है? मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल, अधिक समावेशी और टिकाऊ। तो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, भविष्य की तकनीक कैसे होंगी? जिसमें आपको अधिक समावेश देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा वो टिकाऊ होने वाली है आपकी। 17 नंबर प्रश्न है, इथिकल टेक्नोलॉजी मीन्स? नैतिक तकनीक का क्या अर्थ होता है? नैतिक तकनीक होती है अधिकारों का सम्मान करने वाली तकनीक। टेक्नोलॉजी यूज दैट रेस्पेक्ट द राइट्स। तो लोगों के जो अधिकार हैं, राइट है, उनको सम्मान करने वाली तकनीक वो क्या होती है? नैतिक तकनीक के नाम से उसको जाना जाता है। 18 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ दीज इज ए चैलेंज इन द रोबोटिक्स इथिक्स? तो निम्नलिखित में से कौन सा रोबोटिक तकनीक नैतिकता की एक चुनौती है? तो कौन सी होती है? ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग, स्वायत्त निर्णय लेने से संबंधित होती है। वो क्या होती है? रोबोटिक्स इथिक्स के नाम से जाना जाता है। जो खुद है वो अपने निर्णय वगैरह ले सकती है, खुद से निर्णय को ले सकती है, वही होते हैं रोबोटिक्स इथिक्स। हो गया, समझ में आ गया आपको? 19 नंबर प्रश्न है, डाटा प्राइवेसी मीन्स? डाटा गोपनीयता किससे संबंधित होती है? प्रोटेक्टिंग यूजर पर्सनल डाटा। तो कोई भी व्यक्ति है उसका व्यक्तिगत डाटा को प्रोटेक्ट कर बचा कर रखते हो, वही क्या होता है? उसके डाटा प्राइवेसी से संबंधित होता है। 20 नंबर प्रश्न है, एआई बायस ओकर्स ड्यू टू? तो एआई में बायसनेस कैसा होगा? अनबैलेंस ट्रेनिंग डाटा। तो उसको सही से डाटा नहीं दिया गया, बायस डाटा दिया गया, इसमें क्या होगा? एआई में पक्षपात आपको देखने को मिल सकता है। विच इज ए कंसर्न रिलेटेड टू एआई सर्विलेंस? तो एआई के सर्विलेंस से संबंधित कौन सा आपकी चिंता वाला विषय है? तो कौन सा है? वॉयलेशन ऑफ प्राइवेसी, गोपनीयता का उल्लंघन। तो एआई में क्या हो सकता है? एआई आपकी जानकारी होती है, उसको क्या कर सकता है? उसको यूज करके आपके खिलाफ यूज कर सकता है, आपको आपके पक्ष में यूज कर सकता है। तो यही है कि आपकी गोपनीयता है, उसमें उसका क्या था? उसमें उल्लंघन होता है। तो एआई पे आप जितना भी डाटा देखते हो ना, वो सारा डाटा गूगल वगैरह के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है, ताकि क्या कर सकें? उसी से वो निर्णय वगैरह ले सके। तो इसमें आपका डाटा भी होता है, जो आपने अभी तक नेट पे सफरिंग वगैरह की है, वो सब डाटा है एआई को प्रोवाइड करवाया गया है। 22 नंबर प्रश्न है, विच टेक्नोलॉजी में कॉज द जॉब लॉसेज? तो कौन से टेक्नोलॉजी से आपके जॉब लॉस और ऑटोमेशन देखने को मिल सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आपको जॉब लॉस और ऑटोमेशन देखने को मिल सकता है। वाई इज एआई डिसीजन मेकिंग कंसर्न? तो एआई का निर्णय लेना चिंता का विषय क्यों है? तो क्यों है? इट में लेक ह्यूमन जजमेंट, इसमें मानवीय विवेक की कमी होती है। तो एआई में क्या होता है? एआई है वो मानव जैसा नहीं सोच सकता, मानव जैसा दिमाग नहीं लगा सकता, अभी तक वो इतना विकसित नहीं हुआ है, अभी वो बच्चा या बालक ही है।
विच ऑफ द दीज सपोर्ट द इथिकल टेक यूज। तो नैतिक तकनीक का उपयोग को बढ़ावा देता है। नैतिक तकनीक को क्या देता है? रेस्पेक्टिंग कॉपीराइट। तो कॉपीराइट वगैरह है उसका अगर सही से उपयोग किया गया तो क्या होता है? ये नैतिकता को बढ़ावा देता है। तो इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है नैतिकता से आप चीज़ों को भाई कोई भी यूजर है, कोई भी एक व्यक्ति है, कोई सिंगर, उसने अपने गाना बनाया, मेहनत की, पैसा लगाया और आपने क्या कर लिया? उसको चुरा कर डाल दिया। उसको व्यूज़ नहीं मिल रहे, आपको मिल गए, पैसा आपको मिल रहा है, तो इससे क्या होगा? उस बेचारे का तो नुकसान हो गया ना। तो इन सब बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपीराइट का प्रयोग में लिया जाता है। 25 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनइथिकल यूज ऑफ डिजिटल टैग। तो डिजिटल टैग का अनइथिकल यूज को क्या कहा जाता है? साइबर बुलिंग। तो साइबर बुलिंग में क्या हो गया? आप लोगों को आपकी किसी भी व्यक्ति की पर्सनल जानकारी चुराकर उसको साइबर रूप से परेशान करना ही क्या कहलाता है? साइबर बुलिंग में आता है। तो ये तो था आपका डिजिटल इन्वेस्टमेंट से संबंधित सारा का सारा जो सिलेबस है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 चारों के चारों मैंने आपको रिवाइज करवा दिए सेकंड सेमेस्टर से संबंधित। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। धन्यवाद।